नमस्कार। प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। आरटीआई एक्ट को हमारे देश में लागू हुए 10 साल पूरे हो गए। कल इसकी 10वीं वर्षगांठ थी। इन 10 सालों में आरटीआई ने काफी कुछ बदला है, लेकिन आज जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि आरटीआई में भी काफी कुछ बदलना है, या आप यूं कह सकते हैं कि सूचना आयोग और उससे जुड़े तमाम तंत्र को जिस तरह से अभी तक एक सौतेली औलाद की तरह समझा जा रहा है और सूचना मांगने वालों को जिस तरह से आज दुश्मन की तरह समझा जा रहा है, उससे हमारे तंत्र पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, जवाब अभी तय किया जाना बाकी है। और इन तमाम चीज़ों पर, तमाम पहलुओं पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। शुभकर्ण चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आप भाजपा नेता हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। शारदाकांत शर्मा जी हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। यदुनाथ दशानंद जी हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और सुनील वशिष्ठ हैं, आप अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। यदुनाथ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आपका सबसे बड़ा अनुभव, सबसे लंबा अनुभव आप ही का है आरटीआई से जुड़ा हुआ। किस तरह की परेशानियां इन 10 सालों में पेश आई और क्या कुछ बदलाव इन 10 सालों में महसूस किया गया? देखिए, बदलाव तो महसूस हुआ। काफ़ी जो है भ्रष्टाचार के मामले इसमें उजागर हुए और बहुत सारे जो लोग हैं वो कटघरे में खड़े भी हुए। पारदर्शिता थोड़ी बहुत आई, लेकिन इसको 10 साल में जिस तरह की इसमें प्रगति होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं रही। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि खैर सरकार तो, कहने को तो सरकार ने लागू किया इस आरटीआई एक्ट को, लेकिन कोई सरकार इसको चाहती नहीं कि ये पनपे। ठीक है। कोशिश यही रहती है कि जो सूचना लगाए तो उसको सूचना नहीं दी जाए, कि इन प्रकार उन सूचनाओं को दबा करके रखा जाए। जो सामान्य साधारण सी सूचनाएं होती हैं वो तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन आमतौर पर आदमी जो है 2-2, 3-3, 4-4 साल तक भटकता रहता है। मेरा अनुभव रहा है, आज भी 4 साल पहले मैंने जो अपीलें दर्ज करवाई थी राजस्थान सूचना आयोग में, आज भी मेरी पेंडिंग है। अभी तक उनके फैसले नहीं आ रहे। ठीक है। अब सवाल यह है कि जिस दिन वो फैसला आता है 3 साल बाद या 4 साल बाद, तब तक उसका मकसद फौत हो चुका होता है, उसका मकसद खत्म हो चुका होता है, कोई अहमियत नहीं रह जाती। ठीक बात है। शारदाकांत शर्मा, ऐसा क्यों हो रहा है साहब? ये तो अधिकारियों को भय है इस बात को लेकर के कि आरटीआई के तहत जो व्यक्ति सूचना मांग रहा है, निश्चित रूप से उसको इस बात का आभास है कि आरटीआई के तहत जो मैं सूचना मांग रहा हूं उसमें कहीं न कहीं कोई ऐसी बात छुपी हुई है जो अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्ट आचरण को दबाए हुए फाइलों में रख रखी है। और जब वो आरटीआई के अधिकार के तहत उसकी सूचना मांगते हैं तो निश्चित रूप से लगातार देखने में आ रहा है, सूचना या तो पूर्ण नहीं दी जाती या सूचना देने में बहुत विलंब किया जाता है। ठीक है। नहीं तो आपको कह रहे हैं कि भय है, भय इसी सरकार में है, आपकी सरकार में भी था? नहीं, अधिकारी तो सदैव वही हैं, सरकार आती रही जाती रही। अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो किन परिस्थितियों के तहत, किन बातों के प्रभाव में आकर के ऐसा करते हैं जो वो सूचना देने से कतराते हैं। ठीक है। तो जब ये कानून बनाया गया तब ये बात क्यों नहीं सोची गई? कानून तो बनाया ही इसलिए था। कानून बनाने के लिए हमारे माननीय नेताओं की नीयत ही स्पष्ट थी। माननीय सोनिया गांधी जी की बहुत स्पष्ट नीयत थी कि भ्रष्टाचार से देश मुक्त हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन केवल कानून बनाने से क्या होता है साहब? कानून तो हेलमेट पहनने से लेकर के मर्डर नहीं करने तक के लिए सब कामों के लिए कानून है। उनका पालन कितना होता है? सुनिश्चित यह किया जाना चाहिए था कि जो कानून बनाया जा रहा है उसका फायदा भी मिले। प्रयास तो यही किए गए हैं। कानून को लागू कर देना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आम जन में इस बात की क्रांति आ चुकी है। आज मीडिया में भी इस बात को लेकर के डिबेट हो रही है। इसका मतलब है कि नीयत बहुत साफ थी कांग्रेस नेताओं की, और अब नीयत का सवाल है जहां जहां जो अधिकारी बैठे हैं वो उसका पालन करें ईमानदारी से। केवल कानून बनाने से, जैसा मैंने कहा शारदाकांत जी, दुनिया भर के कानून दाखिल दफ्तर हैं और पिछले दिनों से कवायद चल रही है कि जो बेमतलब के कानून हैं उनको खत्म किया जाए। आरटीआई इसी तरह का कानून बनकर नहीं रह जाए, ये डर है उन हजारों लाखों आरटीआई एक्टिविस्ट का जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शुभकर्ण चौधरी, क्यों ये बेकार, बिना काम का नाकारा कानून बनने की तरफ बढ़ रहा है आरटीआई कानून?
नकारापन नहीं कह सकते इसको। ये बहुत ही अच्छा कानून में एक संशोधन किया गया है और इसकी जरूरत देश आज़ाद हुआ उसी दिन से आन पड़ी थी। 1975 में आप जानते हैं राजनारायण वर्सेज यूपी गवर्नमेंट का एक मामला चला था, तब से आवाज़ उठती आई है। एक रेडी चलाने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मैं जो पैसा टैक्स के रूप में जमा करा रहा हूँ, एक एक चीज़ का मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हो, मुझे पता होना चाहिए देश में क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए मेरे लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मुझे पता होना चाहिए जिन लोगों को मैंने चुनकर भेजा है वो सही काम कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। शर्मा जी, अगर आरटीआई नहीं होती तो 2G घोटाला नहीं खुलता, आरटीआई नहीं होती तो कोलगेट घोटाला नहीं खुलता, आरटीआई नहीं होती तो बहुत से कांड जो आज इस देश में खुले हैं वो नहीं खुल पाते। किसी भी सरकार ने इसको बनाया हो, पर ये जिस सोच के साथ बनाया गया था उसमें कमी मात्र इतनी रह गई कि इसके जो लोग इससे वंचित होने जा रहे हैं, जैसा शारदा कांत जी ने बताया, अभी आरटीआई के कार्यकर्ता ने बताया कि साहब इन लोग कई महीनों तक सालों तक इसका जवाब नहीं देते। उनके खिलाफ एक अच्छी खासी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो लोग इससे वंचित रहते हैं, जो अधिकारी या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हमको सूचना नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मजबूत ऐसी चीज नहीं बनाई गई कानून में कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। काश ऐसा किया होता उस वक्त तो आज ये समस्या जनता को नहीं आती उन जनता के सामने। और जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब सालों तक समय निकल जाता है और उसके बाद तक सूचना नहीं मिलती, इसका प्रावधान थोड़ा सा और ठीक कर दिया जाता तो आरटीआई का कानून बहुत अच्छी तरह से काम करता। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 साल से तो कम से कम राजस्थान में तो बहुत दुरुस्ती के साथ काम कर रहा है, सूचनाएं मिल रही हैं और जो जिन लोगों के खिलाफ काम होना चाहिए उनके काम खिलाफ। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले 2 साल की नहीं, मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 10 साल से आपका जो सूचना आयोग है उसमें सूचना आयुक्तों की क्या स्थिति रही है नियुक्ति की, वो अभी यदुनाथ दशानन आपको बता देंगे। आज की स्थिति में बता देता हूं, एक सूचना आयुक्त काम कर रहा है जहां तक मुझे जानकारी है, और मुख्य सूचना आयुक्त आपके पास नहीं है। 10 लाख की कोस्ट आप पर कोर्ट लगा चुका है, उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहां से आपको राहत मिली। और जहां तक आपने कहा कि कानून बहुत अच्छा है, मात्र इतनी सी बात है कि उसकी पालना सुनिश्चित नहीं हो रही, तो ये करीब करीब ऐसी ही बात है कि पुलिस ने आनंदपाल को गिरफ्तार कर लिया था, मात्र इतनी सी बात है कि वो छुड़ाकर भाग गया जेल से। ये मात्र की ही सबसे बड़ी लड़ाई है। अब ये 20/12/2010 का एक पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें इस पत्र के जरिए जो प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग है उसने ये कोशिश की थी कि सुनिश्चित किया जाए कि लोक सूचना अधिकारी सूचना दें, नहीं तो उनके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और इसको जारी करने वाले जो अधिकारी हैं वो राजस्थान में भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ने वाले सबसे बड़ा नाम जो आईएएस का है, डॉक्टर अशोक सिंघवी जी के हस्ताक्षर से ये जारी हुआ था 2010 में। लेकिन 1/4/2013 को शारदा कांत जी आपकी सरकार थी, दोनों ही सर्कुलर जारी करते वक्त एक और सर्कुलर जारी किया गया और उसमें कुछ दूसरे प्रावधानों को, सिक्योरिटी के प्रावधानों को लेते हुए इस पत्र को, इस सर्कुलर को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता से हम सूचना आयोग को, सूचना तंत्र को ले रहे हैं। और जो मैंने शुरू में कहा आपसे कि सौतेली औलाद की तरह सूचना आयोग से और उससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनसे व्यवहार किया जा रहा है, मेरी इस बात को ये 2 पत्र सर्टिफाई करते हैं। क्या कहना है आपका शारदा कांत जी? नहीं, अगर वो खारिज किया गया है तो उसका अपील का भी अधिकार सुरक्षित है इस कानून के तहत। बिल्कुल ठीक है, ऊपर के स्तर पर जाकर के इसकी अपील की जा सकती है। अब अपील के बारे में बताएंगे यदुनाथ दशानन, बताइए अपील की क्या स्थिति है? अपील की स्थिति ये है साहब, ये जो पत्र 20/12/10 को जारी हुआ, प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार का नोडल डिपार्टमेंट है आरटीआई को लेकर के। उन्होंने बहुत अच्छा उस वक्त में ये सर्कुलर जारी किया था कि भाई अगर कोई सूचना देने में बाधक बन रहा है कोई अधिकारी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक है, सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर प्रावधान है इस तरह के, उनके तहत इन मामलों में कार्रवाई की जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा 3 साल के अंदर, इसको छोड़ दीजिए दशानंद साहब, ये तो ठीक है। इन्होंने कहा, शारदा कांत जी ने कहा कि चलिए ठीक है साहब, जो लोक सूचना अधिकारी है वो तो नहीं दे रहा है सूचना, लेकिन ऊपर अपील की जा सकती है। अब अपील की स्थिति यह है, जितना मैं जानता हूं, आप तो इसमें काम करते हैं, कि आप लोक सूचना अधिकारी पर तो जुर्माना कर सकते हैं, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रथम अपील अधिकारी है, जो विभाग का मुखिया होता है, उसके खिलाफ क्या प्रावधान है वो जरा बताइए। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई फंसने वाली बात है। ऐसा है कि ये इस एक्ट के अंदर एक वायरस है कि इसमें जो प्रावधान दिए हुए हैं उसमें ये तो दिया है कि लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना हो जाएगा, लेकिन प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान नहीं है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान नहीं है। ये इस एक्ट में एक बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल ठीक है। सुनील वशिष्ठ, इस एक्ट को डिजाइन किया गया जब, जो बात शुरू से चली आ रही है,
उसमें क्या क्या लूफहोल्स लगते हैं आपको? जैसे अभी एक ये बात सामने आई कि प्रथम सूचना अधिकारी को तो आप कटघरे में खड़ा कर देंगे, वो बेचारा छोटा अधिकारी होता है, और उसकी मुश्किल ये होती है कि उसके ऊपर के अधिकारी कभी नहीं चाहते कि सूचना बांट ली जाए, और यदुनाथ दशानंद जैसे और सुनील वशिष्ठ जैसे लोग जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, सूचना तो चाहिए। ऐसे में वो क्या करे? तो ऐसे में वो ये करता है कि अपनी जेब से जुर्माना भर के नमस्ते कर लेता है। तो क्या क्या कमियां ऐसी रह गई जिस वजह से इस एक्ट का सही फायदा नहीं मिल पा रहा है? सुनील वशिष्ठ। ये 12 अक्टूबर 2005 को बहुत ही अच्छा कानून देश के लिए आया, पर इस कानून में बहुत कुछ खामियां भी रह गई। अपन जैसे सेक्शन 18(3) की चर्चा करें, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आयोग को सिविल न्यायालय के समानांतर सारी शक्तियां प्राप्त होगी। अब अपन CPC 27 पे आए, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें प्रतिवादियों को समन, वो उसमें निश्चित समय है 30 दिवस का, पर वो अब स्थिति है कि 6-6, 7-7 महीने में समन जारी होते हैं रेस्पोंडेंट को। तो ये सबसे बड़ी खामी है एक तो कि 18(3) भी समानांतर शक्ति तो दे दी सिविल कोर्ट की तरह, पर जो समन करनी वो 6-6 महीने में समन जारी हो रहे हैं। दूसरी बात भी 7(1) में 6(1) में आवेदन होता है, 7(1) में डिस्पोजल हो उसका तो 30 दिन का नियत तिथि है, और 19(1) जो अपीलीय प्राधिकारी उसका भी 30 से लेके 45 दिन तक का समय तय है, लेकिन द्वितीय अपीलीय अधिकारी जो आयोग है उसका कोई समय निश्चित नहीं है। इसी चीज का फायदा उठा के ये सारे काम पेंडिंग कर दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान के आंकड़े हैं ये 2006 से लेके 2015 मई 15 तक के लगभग करीबन 14,697 अपीलें अभी पेंडिंग है, और जिन्होंने शास्ति कर दी आयोग ने, करीबन ये 2.5 करोड़ रुपए की शास्ति हुई है, और उसमें अभी तक मात्र 94 लाख रुपए के लगभग ही वसूली हो पाई है। 1.5 करोड़ रुपया अभी भी वसूली होना बाकी है। अगर आयोग ने कोई फैसला दे भी दिया तो उसका कंप्लाइंस नहीं हो रहा, तो ऐसी बहुत भाई उसका वसूली कैसे करे वो, बहुत खामियां ऐसी। ठीक है, ऐसे में क्या करें शुभकर्ण जी? अब शर्मा जी, जब तक इस डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी में नकेल कसी नहीं जाएगी जी, जब तक जिन लोगों के हाथ में कलम है और जिनको प्रजातंत्र में कलम दे रखी है उनकी कलम को टाइट किया नहीं जाएगा, तब तक ये बातें होती रहेंगी। सारा पत्र, आपका पत्र अपने आप में इस बात का सबूत है कि 2012 में जिस व्यक्ति ने एक पत्र जारी किया, क्योंकि उसको पता था मुझे तो करोड़ों रुपए का घपला करना है और भ्रष्टाचार का सारा खेल आपके सामने आया है और लोग मेरे बारे में जान ना जाए, इसलिए उसी ने उस पत्र को बदल दिया। ये अधिकार इनके पास कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकारों को तय करना पड़ेगा कि ये चीजें रोकने के लिए भी किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उनकी लगाम को इतना ढीला नहीं छोड़ा जाए। नहीं तो एक दिन पत्र निकाला, दूसरे दिन उसने सोचा कि मुझे तो मेरे बारे में कोई जानकारी प्राप्त ना कर ले, इसलिए मैं इस प्रकार का काम ना करूं और मैं इस पत्र को चेंज कर दूं। उसमें तय होना चाहिए था, जैसे कल आपने पढ़ा 370 की धारा तो स्थायी है, बदली नहीं जा सकती। तो आरटीआई के एक्ट को बनाते वक्त भी किया जाना चाहिए था कि इस प्रकार के सेक्रेटरी या सचिव जो लोग हैं उनके पास ये अधिकार ना बचेगा, चाहे जब पत्र के माध्यम से उसका कानून बदल दें, चाहे जब वो अपने आप को बचा लें, चाहे जब अपने आप को वहां से निकाल लें। नहीं होना चाहिए था। अभी आपने बहुत बड़ी जोरदार बात कही कि आनंद पाल चला गया और फरार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिम्मेदारियां जब तक लोगों के का अंतरात्मा जागेगी नहीं, हम लोग इस बात को सुनिश्चित नहीं करेंगे कि लोगों का आत्मबल जगे, उनकी आत्मा जागे और कहे कि इस देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुम्हारी कोई नैतिकता है और नैतिक पतन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद होकर आज इस जनता को न्याय मिलना शुरू हुआ है और चंद लोग वापस उसी तरह अंग्रेजों की तरह चंद लोग अगर इस प्रजातंत्र को जेब में डालकर घूमेंगे तो ये काम ठीक हो नहीं पाएगा। इसलिए सुनिश्चित ये बात करनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेसी पे पूरी लगाम कसकर इन चीज़ों को इस प्रकार की व्यवस्थित की जाए कि इस प्रकार के 2-2 पैसे के पत्रों के माध्यम से कोई इस बात को बदल नहीं पाए। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक इसको सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये इलाज पूरी तरह तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, आपने कहा, एक बात आपने कही कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए। दशानंद साहब, हमने लोक सूचना अधिकारी की बात कर ली और प्रथम अपील अधिकारी की भी बात कर ली। जरा सूचना आयोग पे आ जाएं हम। सूचना आयोग की क्या स्थिति है, आप और मैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप और बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मैं आज कोई आरटीआई में कोई आवेदन करूं, कोई सूचना मांगूं और मुझे 2 साल बाद की अगर डेट मिलती है तो मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं जो 2-2 साल 3-3 साल इंतजार कर रहे हैं और फिर भी आप लोग लड़ रहे हैं। यदुनाथ दशानंद जी। नहीं, दरअसल में इसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक्ट में प्रावधान है 10 सूचना आयुक्त, 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 9 सूचना आयुक्त। 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर 2 भी कभी नहीं रहे।
साल 6 महीने के अंदर एक आदमी रिटायर हो जाता है और फिर बाद में एक सूचना आयुक्त शारदा कांत जी गौर करिएगा, कभी नहीं रहे जी, कभी नहीं रहे। साहब। खैर 10 तो आज तक कभी बने ही नहीं, ठीक है। और भी 2 बने हैं तो वो भी कोई मुश्किल से साल 1.5 साल के पीरियड के लिए रहे हैं, और वो एक मुख्य सूचना आयुक्त रिटायर हो जाता है, उसके बाद में दूसरा कोई बनता नहीं है। एक्ट में खामी ये है कि आप गठन, सूचना आयोग के गठन को आप तब तक पूरा नहीं मानेंगे जब तक कि मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो। अब मुख्य सूचना आयुक्त अगर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में वर्किंग जो है वो जाम हो क्या जाता है। लोग बनना नहीं चाहते क्या सूचना आयुक्त? नहीं, सूचना आयुक्त तो बनना चाहते हैं, एप्लीकेशन तो ढेरों लगी हुई है, लेकिन सवाल ये मुझे मेरे मनमाफिक नहीं मिल रहा ना, किसे सिलेक्ट करूं। सरकार तो ये चाहती है कि हमारे मनमाफिक कोई आदमी तो मिले। इसमें जो झमेला है वो सिर्फ इतनी सी बात का झमेला है। अब ये है कि इन्होंने सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो 3 जनों की कमेटी होती है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मिनिस्टर और एक अपोजिशन के नेता। अब सवाल ये है कि एक तो मुख्यमंत्री खुद ही ये देखती हैं कि भाई अगर मैं डिस्कस भी करूं, लिस्ट के अंदर कोई मेरे मनपसंद कुछ आदमी मिले तब तो हम क्या नाम से इस पर डिस्कस करें, मीटिंग बुलाएं 3 आदमियों की और उस पर डिसाइड करें। अब वो स्क्रूटनी कोई 3 बार तो इन्होंने आवेदन मांग लिए, तीनों बार उन आवेदनों को इन्होंने, लेकिन ये तो मर्ज पुराना है ना साहब, ये तो हाँ? कांग्रेस के जमाने से ही चली आ रही है ना। नहीं, वो तो सरकार कोई भी हो साहब, चाहते सब ये है कि हमारी मनमाफिक हो। सवाल ये है कि अब मंशा होनी चाहिए साहब। मुख्यमंत्री की तो मंशा नहीं है कि मेरे मनमाफिक आदमी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उसमें एक मेंबर जो अपोजिशन का लीडर है उसने भी कभी अपनी मंशा जाहिर नहीं करी। अब वो बताया कि साहब कि जैसे इस वक्त कांग्रेस अपोजिशन में है तो उनके जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने कब कब चिंता व्यक्त की कि साहब सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कब कब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि आप मीटिंग बुलाइए और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई कीजिएगा। कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता है। सवाल तो शारदा सबसे कांत बड़ा जी, ये ये है। सवाल, बड़ा सवाल तो शारदा कांत जी देखिए आप पे आता है। कानून आपने बनाया, यानी आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी इस कानून के साथ, आप ही का पैदा किया हुआ शिशु कह सकते हैं इसको। तो ऐसा क्यों हुआ कि कानून बना करके ही आपने नजर फेर ली? कम से कम आप एक प्रेसिडेंट सेट करके रखते कि देखिए हमने कानून बनाया और जब तक हमारा राज रहा तब तक ये कानून सही तरीके से लागू भी हुआ, इसका फायदा भी लोगों को मिला, ताकि आज आप शुभकर्ण चौधरी को ये कह पाते कि चौधरी साहब आपके आने के बाद सब गड़बड़ झाला हो गया। लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया अपने समय पर। जेपी साहब, बहुत ही गंभीर विषय है, इसको निश्चित रूप से गंभीरता से ही लेना चाहिए सभी लोगों को। तो आपको क्या लगता है मैं हल्के में ले रहा हूँ? नहीं, मैं दूसरा कह रहा हूँ, मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। अगर कहीं इस बालक को, इस कानून रूपी बालक को जन्म देने में कांग्रेस की मंशा अच्छी रही जी, उसके बाद लालन पालन करने वाले और कई गार्जियन आए, ठीक है, वो इस पर संशोधन कर लेते। आज भी इस पर बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत ठीक है। बात है। मंशा बहुत अच्छी थी कांग्रेस की, आंदोलन की बहुत बड़ी जरूरत है ताकि इसमें सुधार हो सके। लेकिन दिक्कत क्या है शारदा कांत जी, जुड़ी हुई आप ही की बात में मैं आगे जोड़ रहा हूं। आंदोलन की आवश्यकता है और आंदोलन करे कौन? राजनीति में तो आप ही हैं, प्रतिपक्ष में तो आप ही बैठे हैं, विपक्ष में तो आप ही हैं। केंद्र के स्तर पर आपको सूट-बूट की सरकार से आगे कुछ नजर नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा आप नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा के मुद्दे को उठाएंगे और आगे बढ़े तो स्मृति ईरानी की जो डिग्री है उस पर सवाल उठ जाएंगे। राजस्थान में आएंगे तो ललित गेट की बात करेंगे, जिसको केवल अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले लोग समझते हैं। गुड़ामालानी और बसेड़ी का आदमी नहीं जानता कि क्या होता है ललित गेट। तो फिर कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि सरकार को इस बात का एहसास कराए कि इसको भी गंभीरता से ले, इस तरफ भी ध्यान दे? इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से आज के दौर में प्रतिपक्ष की है। हम लोग प्रतिपक्ष में हैं और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मैं इनको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि कितनी कठिनाई और कितने खतरों को मोल लेकर के ये इस तरह के आंदोलन को सजी बनाए हुए हैं और उसमें पूर्ण मेहनत के साथ वे इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जिम्मेदार हैं इस बात के, हम आंदोलन करें इस बात का, और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बात है जी, वर्तमान जो सरकार है, आरटीआई के तहत कुछ तो मुद्दे खुले हैं, ठीक है, किन प्रकरणों पर क्या कार्रवाई हुई। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आरटीआई की बात आज ना करें, मैं पब्लिक ट्रस्ट बोर्ड में मेंबर हूं देवस्थान विभाग में। हम लोग उनमें जो मुद्दे उठाते हैं सरकार को लिख करके भेजते हैं। जितने ट्रस्ट के बारे में हमने आज जांच के लिए कहा है, सरकार कहीं तैयार ही नहीं है। सरकार की नीयत में कहीं कहीं खोट है। हमारी नीयत बहुत अच्छी थी इस कानून को लागू करने की, इसको जन्म देने की। आज इसको लागू करवाने के लिए जो वर्तमान सरकार है उसका बहुत बड़ा दायित्व है। शुभकर्ण जी चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय सदस्य हैं। अपनी नीयत के बारे में बताइए शुभकर्ण जी। अब इनको कौन सी नीयत की चर्चा करूं? 2005 से लेकर 2003 लगातार वो बच्चा जिसके पैदा करने की बात करें उसकी उम्र 8 साल हो गई। एक बात आप बता दें, एक घोटाला आप बता दें, एक प्रकरण आप बता दें जो आपने आरटीआई के माध्यम से खुलवाया।
हमने तो गिनती आपको करवाना शुरू नहीं, की। मैं कालीन मैंने तो की बात आपसे नहीं गिनती करूंगा करवाना शुभकरण शुरू जी, करी फिर थी। बात आएगी। कौन सा- देखिए, क्या आरोप और प्रत्यारोपों का मीटिंग आरोप मैं प्रत्यारोप नहीं की समझता। बात ही है ये। सुधार के लिए आपने कौन सा जेपी काम साहब, आज किया? सुधार के लिए 8 लेकर के साल चर्चा में कर क्या रहे हैं। किया? मैं खासा कोटी के कालीन जानना चोरी ये की बात नहीं चाहता हूँ, करूंगा। 8 साल में क्या मैं खासा किया? कोटी के मत करिए। कालीन चोरी की बात जिसने नहीं 250 करोड़ करूंगा। का ना आमेर की घोटाला हवेलियों किया, का, आपकी शर्मा सरकार आमेर के की हवेलियों का टाइम में अवैध व्यवहार की एक बात नहीं खुला करूंगा। क्या? ना वो चिट्ठी शारदा लेके खान चला जी। गया, आपने कुछ किया हम क्या? इन बातों को शारदा खान 8 साल जी। में क्या किया? हम कानून राजस्थान बना के को, 4 हम राजस्थान हम को 2 एक साल से पावन लगातार, राजस्थान को पवित्र कर 2 रहे हैं। साल अच्छा, से ठीक है। लगातार और 1 साल से मैं- लगातार केंद्र में मैं कालीन चोरी की बात नहीं RTI कर रहा। शारदा खान जी, हाँ, मैं ना आपसे आमेर जो की सवाल हवेलियों कर रहा का हूँ वो बता भ्रष्टाचार की दीजिए। बात नहीं कर रहा। ठीक है और शारदा सारी खान जी, मैं जो सूचनाएं पूछ रहा हूँ वो आपके बता दीजिए सामने फिर आ आप। रही हैं। और जो लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार, उनका मुखौटा आपके सामने आ रहा है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने मात्र, लोगों ने प्रेशर डाला, इस जनता ने आवाज उठाई तो एक लाइन का कानून आपने बना दिया। नहीं तो आपकी मंशा थी, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि हमने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। आपको पहले से ही पता था हमने अरबों रुपए का कोल बेच रखा है। आपको पहले से ही पता था हमने पनडुब्बी घोटाला कर रखा है। आपको पहले से ही पता था हमने बोफोर्स घोटाला कर रखा है। वो अरबों खरबों रुपए के घोटाले आपने करे। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही वो जहाज चालू कर दिया। 365 दिन में एक भी भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा कोई सिद्ध कर दे। राजस्थान को और पवित्र मैं कर दो। आपको राजस्थान को लिस्ट दे सकता हूं ईमानदार, कि आपने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ किया ही नहीं। आज राजस्थान को एक ईमानदार कांग्रेस ने चरित्रवान नेता की भ्रष्टाचार जरूरत के है। सिवा कुछ मैं किया ही नहीं आपसे देश के सहमत आजाद होने नहीं के हूं बाद। शुभकरण जी, और मैं आपको बताना सहमत नहीं चाहता हूं कि एक मैं तो यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ जेपी मीडिया, साहब, आप जो पूरी दुनिया आरटीआई देख रही एक्टिविस्ट है, हैं उनको भी पूरी सुरक्षा दुनिया प्रदान की देख जाए। रही है। वो बहुत सब बड़े कुछ- खतरे, सब बहुत बड़े सुरक्षित खतरे है। का सामना करके इसलिए आरटीआई आज इस एक्टिविस्ट को मुद्दे कोई को खतरा नहीं जीवन है। बनाए हुए हैं। जब तक भारतीय जनता भ्रष्टाचारियों पार्टी की की पोल खोल सरकार रहे है, हैं। उनको कोई खतरा नहीं उनको है। सुरक्षा वो प्रदान सारे हो सुरक्षित और हैं। भारतीय जनता सारे- पार्टी इस बात की जिम्मेदार है, नैतिकता से जिम्मेदारी किसके है। साथ क्या अन्याय कर दी, नाम तो बताओ। सूचना आयोग में तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां की सूचना जाएं। आयोग में सूचना मांगने वाले किस व्यक्ति के साथ अन्याय हुई, एक का नाम बताएं। सूचना आयोग की नियुक्तियां आप- की जाएं। खाली पड़े हैं सारे पद। आपने- हाईकोर्ट चला रहा है आपने आपकी 8 सरकार साल को। में किया क्या है? हाईकोर्ट चला रहा है सरकार को। हमारी हाईकोर्ट सरकार- रोज निर्देश देता है आपको। सरकार को हम लोग आपने चला रहे हैं। हमारा ही बोर्ड को हम गठन इतने आपने हाईकोर्ट कमजोर के नहीं है, निर्देशों से सरकार किया है। चलाने में सक्षम है। हमारा किसी आयोग कॉर्पोरेट की बोर्ड भी जरूरत आपने नहीं गठन है। हाईकोर्ट के निर्देश से किया है। सूचना आयोग में आपको अभी निर्देश दिए हैं सारे आयोगों का गठन हो। हाईकोर्ट चला रहा है मैं सरकार तो को। किसी के- सरकार ठीक है, सरकार शारदा नहीं जी। चला रही है। निर्देशों से जिसको जनता ने कुछ नहीं वोटों होता से है। चुना है उसको कोई नहीं आप चला इन रहा है। बातों की बजाय ये बताएं कि आप 8 साल में सूचना आयोग के आरटीआई के माध्यम से आपने क्या किया। आप तो 8 साल का हिसाब। आपके हमने 2 साल में आपके तो कालीन ऐसे तो लोग कालीन का पकड़ाए। ठीक है पता लगा लो, शारदा खान जी, कालीन कहाँ गया? शारदा खान शर्मा जी, आपको शारदा पहले ही खान बताया शर्मा है जी। शर्मा जी ने कि आप लोग सिर्फ ये शारदा खान जी। गेट और कालीन यही बिछाओगे, अब तक कोई शारदा खान जी। आमिर की जनता हवेलियों का की कुछ चर्चा कर अरे लो। चलिए शारदा खान जी सुनिए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ शारदा खान जी, और उससे पहले आपने जो सुरक्षा की बात की वो एक अहम मुद्दा था। यदुनाथ दशानंद उस बारे में बात करेंगे, कितने लोगों के साथ अब तक क्या क्या हो चुका है। लेकिन आपने जो राजनीतिक बातें कही शारदाकांत शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये बात भी मौजूद है, ये बात भी मायने रखती है कि अगर इतना पाक पवित्र राजस्थान था, इतना सब कुछ भला भला यहाँ था, तो जो नतीजे 1.5 साल पहले आए विधानसभा चुनाव में, सुरक्षा की आप बात कर रहे थे इसलिए कह रहा हूं, उसके बाद कहीं ऐसा लगा कि अब कांग्रेस को सुरक्षा की जरूरत है, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं इस विषय पर। यदुनाथ दशानंद जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं उनकी सुरक्षा, उन लोगों को अपना काम करने की आज़ादी, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मेरे ख्याल में अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की देश भर में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत शर्मा साहब आपने एक बहुत मौजूद सवाल उठाया है और आपने बहुत बड़ी बात कही है कि 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हिंदुस्तान में हत्या हो चुकी है। सवाल सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है, यानी कि ये सिर्फ जानलेवा हमले होते हैं यही काफ़ी नहीं है। यानी कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मुझे करीब 15,000 से ज़्यादा आरटीआई लगाने का मुझे अनुभव है। 10,000 से ज़्यादा अपीलों का निपटारा मेरे पक्ष में या मेरे खिलाफ सूचना आयोग से हो चुका है। तो आप ये देखिएगा कि आज से 6 वर्ष पहले मुझे प्रताड़ित किया गया। एक चीफ इंजीनियर जिसके भ्रष्टाचार को मैं उजागर कर रहा था, उसने एक थानेदार, एक पुलिस इंस्पेक्टर से मिलकर के और मुझे झूठे मुकदमे में उलझाने की कोशिश की, मुझे गिरफ्तार करवाया गया। ये बात अलग है कि बाद में कोर्ट से मैं उसमें बरी हो गया और वो मुकदमा झूठा पाया गया। और वो तो एक बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी का एक बड़ा थ्रेट है। तो वो सवाल ये कि सिक्योरिटी भी है, तो ये भी एक यानी कि आपके अधिकारों का उल्लंघन है। ये इसके लिए केंद्र सरकार ने विसिल ब्लोअर एक्ट चालू किया था, लेकिन उसको आप अमल में नहीं लेकर के आए। आपने अमली जामा उसको अभी तक नहीं पहनाया। एक सबसे बड़ी बात ही है। अब प्रश्न आता है कि साहब क्या उम्मीद करें चौधरी साहब?
अब नहीं, इसमें मैं मेरी पूरी बात कर दूं साहब जी। कि अब सवाल ये आता है कि साहब इन दिनों में कौन सा भ्रष्टाचार उजागर हो गया इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार का भ्रष्टाचार उजागर कैसे होगा? आप यानी कि ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं कर रहे। जब आप सूचनाओं को उजागर नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार कैसे उजागर होगा? और आपकी नीयत पर तो शक इसी बात से पैदा हो जाता है कि जब केंद्रीय सूचना आयोग ने एक फैसला दे दिया कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब इसके आरटीआई के दायरे में आएंगी, अब उनको भय हुआ कि हमें तो ये बताना पड़ेगा कि हम ये करोड़ों रुपए का चंदा हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, और उसकी जांच होगी तो पता पड़ जाएगा जो करोड़ों का चंदा दे रहे हैं वो कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन सब चीज़ों के बचने उस वक्त ये सारी पार्टियां एक हो गई। अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार उजागर हो तो हो कैसे? आप उजागर ही नहीं होने दे रहे हो। आप अगर सूचना आयोग के अंदर आप नियुक्तियां ही नहीं करोगे, आदमी को सूचना ही नहीं मिलेंगी, तो भ्रष्टाचार का उजागर होगा किस तरह से? ये एक सोचने वाली चीज है। चलिए ठीक है, मैं बहुत संक्षेप में सुखकर्ण चौधरी, आपकी सरकार है और अगर मैं शारदा कांत जी से पूछूंगा तो वो कहेंगे कि अब तो शुभकर्ण चौधरी जी की सरकार आ गई, हमने गलत किया तो हम तो हार गए ना, विपक्ष में बैठ गए। इनसे पूछिए। तो मैं सीधा आप ही से पूछ लेता हूँ कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए साहब, सूचना आयोग को लेकर कब गंभीर होंगे आप? सरकार पूर्ण रूप से बहुत गंभीर संक्षेप में है। बताइएगा। सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है जी। और बहुत जल्दी इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके सामने आने वाली हैं। आपको सुनिश्चित कर दूं कि जो कुछ भी अभी ये घोटाले खुले हैं उनको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत जल्दी इस आयोग में सारी नियुक्तियां होने वाली हैं। और नियुक्तियों को लेकर के तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर आपको जब हाईकोर्ट ने नियुक्ति करने के आदेश दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपकी मंशा कहाँ है? न्यायालय पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि चर्चा का वक्त अब खत्म हो रहा है। दर्जन लोगों के साथ इस प्रकार का हुआ है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसी भी सूचना मांगने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की कोई अन्याय नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार के टाइम कितनी नियुक्तियां थी? हमने कैसे हमने घोटाले कैसे खोले? हमने ये घोटाले कैसे खोले? हमारे स्कूल के विद्यार्थियों, जनता ने बता दिया आपको कि आप कौन से स्कूल के विद्यार्थी हैं और किस उस मामले में भी शर्मा जी को बचाओ। चलिए ठीक है, जनता करके ठीक है शारदा कांत जी, आप कहाँ खड़े हो अपने आप को ठीक है देखो। शारदा कांत जी, आने वाले समय भी आपको पूछने वाला नहीं है। 20 पे खड़े हो, 15 पे आ जाओ। आप चुनाव करा लो, ठीक है 15 साल का शुभकर्ण जी, आपका 15 चलिए सीट देखिए। 160 रुपए किलो है। विषय से भटक रहे हैं। शुभकर्ण जी, शारदा कांत जी, यदुराम दशानंद जी और सुनील वशिष्ठ जी, इस चर्चा में मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां छूट गया जो मैं बता दूं आपको कि आज भी सूचना आयोग से जुड़े हुए तमाम जो पद हैं उनमें से 90% पदों पर ठेके पर लगे हुए लोग हैं, संविदा पर लगे हुए लोग हैं, जिनकी कोई जवाबदारी नहीं हो सकती। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बदल सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि काम गंभीरता से नहीं हो रहा। बहरहाल ये उम्मीद की जानी चाहिए, मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी परंपरा है इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सूचना के सिपाही हैं सही अर्थों में के कामकाज को, उनके उद्देश्यों को सरकार फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी और जल्द करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।